हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, जहां पे आज हम कवर करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. But before starting the chapter, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe because you will get more of such videos. So let's get started. So पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया, डिफरेंट किंगडम्स को कॉन्कर किया. हमने ब्रिटिश के बनाए हुए डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा. Then we also studied about the peasants' lives, tribals' life, tribal रिकूज वाले चैप्टर में. Then we also learned about the revolt of 1857 और उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडियंस के ऊपर और दी ब्रिटिश के ऊपर. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो इंडिया की इतने सालों से काफ़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी, काफ़ी प्रॉस्परस इंडस्ट्री थी, उसका डिक्लाइन हो गया. सो इन सारे इवेंट्स के बाद लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ दैट ये जो कंट्री है जिसको हम इंडिया बोलते हैं, व्हाट इज दिस कंट्री एंड ये कंट्री किसके लिए बनी है. सो इसका आंसर भी हमें ग्रेजुअली मिला. इंडिया मतलब इंडिया के पीपल एंड दे कैन बी एनीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, एनीबॉडी. और जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडिया में वो भी इंडियंस के लिए हैं. जब ये आइडिया, ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आया तो इस बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, लाइक द पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन एंड लास्ट एंड द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये जितनी भी एसोसिएशंस थे इन्होंने इस आइडिया को और इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया और इन एसोसिएशंस ने लोगों को सॉवरेन बनने को कहा. सॉवरेन मतलब कि कोई भी आउटसाइड या एक्सटर्नल फोर्स हमारे अंदरूनी मैटर्स, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे. के अलावा 1817 और 1880s में ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश ने लॉज बनाए जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर डिससेटिस्फैक्शन और भी बढ़ गया रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल. जैसे कि जब ब्रिटिश ने आर्म्स एक्ट पास किया, व्हाट वाज द आर्म्स एक्ट? दैट नो इंडियन कुड कीप एन आर्म. कोई भी हथियार या किसी भी तरह का आर्म्स इंडियन अपने पास नहीं रख सकते हैं, अपने डिफेंस के लिए नहीं रख सकते हैं. दिस वाज वन ऑफ द एक्ट विच रियली एंगर्ड, क्रिएटेड लॉट ऑफ एंगर इन द इंडियंस. उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ इंडिया में, अकॉर्डिंग टू विच कि अगर कोई इंडियन न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिश के खिलाफ लिखते हैं, उन ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस न्यूज़पेपर की सारी मशीनरी, सारे रिसोर्सेज कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे. 1883 में एक बहुत ही अच्छा लॉ पास होने वाला था विच वॉज इन दी फेवर ऑफ इंडियंस, विच वॉज कॉल्ड द इल्बर्ट बिल. एक इल्बर्ट बिल करके एक बिल पास होने वाला था. इस बिल से पहले जो इंडियन जजेस थे वो सिर्फ इंडियन लोगों पे ही अपना ट्रायल चला सकते थे, वर्डिक्ट दे सकते थे. वो किसी भी ब्रिटिशर के खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुना सकते थे. सो ये बिल इंडियन जजेस को एम्पावर करता था दैट अगर इंडियन जजेस चाहे तो वो किसी ब्रिटिशर के ऊपर या आउटसाइडर के ऊपर भी वो केसेस कंडक्ट करा सकते हैं. लेकिन जब वाइट पीपल ने इस बिल को अपोज किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया, विच वॉज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ इंडियंस, जिससे इंडियंस को बहुत ठेस पहुंचा. 1880 के बाद से एक नीड महसूस हुई कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और इसी सोच के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1885 with 72 delegates from all over the country. Some of the prominent Indian National Congress leaders of those times were दादाभाई नारोजी, W.C. बैनर्जी एंड फिरोज शाह मेहता. कांग्रेस के शुरुआती 20 सालों में कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, कांग्रेस का जो एटीट्यूड था वो मॉडरेट था. उनकी डिमांड्स काफ़ी मॉडरेट थे. जैसे कि कांग्रेस के कुछ डिमांड्स थे लाइक it wanted Indians to have more voice in the administration. It wanted legislative councils to be more representative. It also demanded that Indians should be placed in higher positions in the government. जिसके लिए डिमांड किया गया कि इंडिया में भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाए, जैसे कि उस टाइम पे ब्रिटेन में होता था. इसके अलावा और भी कई सारे लॉज डिमांड किए गए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा कंट्रोल ना हो ओवर जुडिशरी. देन जो ब्रिटिश टैक्सेस लेती है उन टैक्सेस को कम किया जाए. ब्रिटिश जो पैसे स्पेंड करती है ऑन द मिलिट्री उसको कम किया जाए. सॉल्ट पर से लगाया हुआ टैक्स हटाया जाए. जो इंडियंस एज ए लेबरर जिनको बाहर भेजा जाता है आउटसाइड इंडिया, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो. इन सारी डिमांड्स को रेज करके कांग्रेस
लोगों को ब्रिटिश के अनजस्ट लॉज के बारे में अवेयर करा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बता रही थी दैट हाउ डज एन एवरेज इंडियन फील्स। 1890s में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए जो कांग्रेस के काम करने के तरीके से इतने खुश नहीं थे, लाइक बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब। इनका ये मानना था कि इंडियंस को अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए एंड दे शुड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही फेमस लाइंस बोले थे दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। 1905 में इंडिया के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, बंगाल का पार्टीशन कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। उस टाइम बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था और उड़ीसा और बिहार के कई पार्ट्स भी बंगाल के अंदर आते थे। पार्टीशन इसलिए किया गया था ताकि बंगाली पॉलिटिशियंस का जो इन्फ्लुएंस है ओवर द बंगाली पीपल वो कम हो जाए। कांग्रेस के उस टाइम तक 2 सेक्शंस बन चुके थे, रेडिकल्स एंड द मॉडरेट्स। ये इन दोनों सेक्शंस ने इस पार्टीशन को अपोज किया और इसी को लेकर के मास प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया पूरे बंगाल में। इसको बोला गया स्वदेशी मूवमेंट और इसी तरह का स्वदेशी मूवमेंट आंध्र प्रदेश में भी किया गया उस टाइम पे। फॉर द सेम रीजन दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आंध्र प्रदेश में उसी मूवमेंट को बोला गया वंदे मातरम मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट ने लोगों के अंदर कई सारे आइडियाज इनकलकेट किए, जैसे कि सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज मतलब खुद का बिजनेस, नेशनल एजुकेशन एंड द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ इंडियन मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1906। इस लीग को बंगाल के पार्टीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे ओनली वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इन द लेजिस्लेचर और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात भी मान ली। उसी दौरान कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में, इनटू मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। अगर कंपेयर किया जाए 1907 के आसपास की बात है, अगर कंपेयर किया जाए दोनों ग्रुप्स को तो मॉडरेट्स का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा था देन दी रेडिकल्स और दी एक्सट्रीमिस्ट्स। बट 1915 में दोबारा ये मॉडरेट्स और रेडिकल्स अगेन दे गॉट यूनाइटेड, द कांग्रेस अगेन गॉट यूनाइटेड इन 1915 और 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के एक पैक्ट साइन किया विच वॉज कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1919 से पहले तक इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें ज़्यादातर इंडिया के एजुकेटेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते थे। सो आफ्टर 1919 इवन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक द फार्मर्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, इवन विमेन, they also started participating in the freedom movement. Let us understand what happened around 1919 because of which the freedom struggle it spread across all over India. और इस सब का रीजन था the First World War. Because Britain was involved in the First World War, it was one of the country which was involved in the First World War, जिसके वजह से ब्रिटेन को वॉर के लिए एक्सपेंसेस चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, एंड दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। इसके अलावा इंडियंस के ऊपर इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया और इंडियन विलेजर्स को ज़बरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जाने लगा एंड दे विल बी फाइटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश साइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब इंडियन गुड्स पे टैक्सेस बढ़ाए गए सो उसके वजह से इंडियन गुड्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए, जिसके वजह से एक कॉमन मैन की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी। दीज ऑल रीजंस मेड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज़ वाई people from every section of the society they started joining the freedom movement. इन्हीं सब circumstances के बीच में at the age of 46 महात्मा गांधी returned to India from South Africa. In South Africa he had been fighting against apartheid, that is racial discrimination, जिसके वजह से उनका एक international reputation बन गया था as a leader. जब महात्मा गांधी इंडिया आए in the year 1915 तो पहले साल उन्होंने सिर्फ इंडिया में ट्रैवल किया, ऑल अक्रॉस इंडिया में ट्रैवल किया, लोगों की नीड्स को समझा, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, इंडियंस को समझा। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1916 ऑनवर्ड्स उन्होंने इंडिया में कई सारे सत्याग्रह किए। सत्याग्रह मतलब होता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। इंडिया में उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, देन द खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात एंड द अहमदाबाद सत्याग्रह फॉर द मिल वर्कर्स। ओके, इन सारे सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक पॉपुलर लीडर बना दिया था इंडिया में। 1919 में ब्रिटिश ने इंडिया में एक एक्ट पास किया विच वाज कॉल्ड द राउलेट एक्ट। ये एक्ट जो था ये इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को
सप्रेस कर रहा था, बिकॉज बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स लाइक द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज टेकन बैक फ्रॉम द इंडियंस। इस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने एक राउलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, विच स्टार्टेड विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ये पहला स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल विच वॉज कैरिड आउट ऑन ऑल इंडिया लेवल, बट इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू सिटीज़। अप्रैल के मंथ में इस तरह के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस और बहुत सारे हड़ताल्स भी हुए, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड ऑल दोज हड़ताल्स वेरी ब्रूटली। इसी सप्रेशन के अंदर जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ ऑन 13 अप्रैल, जहाँ पे कई सारे इनोसेंट लाइव्स इंक्लूडिंग एल्डरली पीपल, विमेन एंड द चिल्ड्रन, दे वर किल्ड वेरी ब्रूटली। जब रविंद्रनाथ टैगोर को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था, उन्होंने रिनाउंस कर दिया, उसका त्याग कर दिया। महात्मा गांधी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ यूनाइट होकर के फाइट नहीं करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब तक इंडिया को कभी भी फ्रीडम नहीं मिल सकता। एंड ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ ला सकें, एंड ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत इशू क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन द ब्रिटिश डिफीटेड द ऑटोमन टर्की, जब टर्की को हरा दिया ब्रिटिश ने, तो टर्की का जो रूलर था, जिसको खलीफा बोला जाता था, एंड ही वॉज वर्शिप्ड बाय ऑल मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी एक इम्पोज कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से every Muslim was angry. All the Muslims from all over the world, they were angry from the British government. इसी के चलते इंडिया में 2 मुस्लिम ब्रदर्स जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया दैट ही विल सपोर्ट द मुस्लिम्स इन द खिलाफत मूवमेंट, एंड ही आस्क्ड द कांग्रेस टू support the Khilafat movement and also do something against the injustice which have been done by the British in the Jallianwala Bagh incident. And this is how the non-cooperation movement started in India in 1921. So in the next lecture, we'll be studying about the non-cooperation movement in detail, and we will try to finish the chapter. So till then, thank you. And if you have liked this video, share it with your friends and like and subscribe the channel. Thank you.